नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुनवाई शुरू होते ही केंद्र और याचिकाकर्ताओं के बीच तगड़ी बहस छिड़ी। विश्व स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए आज विक्रम मिस्री, संजय झा, कनिमोझी और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में जाने वाले डेलीगेशन को ब्रीफ करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये तीनों डेलीगेशन 21 मई से 23 मई के बीच विदेश दौरे पर जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में कोर्ट अंतरिम आदेश भी पारित कर सकता है। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। गुजरात के डीसीपी रवि मोहन सैनी ने कहा, चंदोला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। एसआरपी की 25 कंपनियां, 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हरियाणा के भिवानी पुलिस ने दादरी रोड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया। हिसार के एसएचओ सत्यनारायण ने कहा कि हमें कुछ संदिग्ध लोग मिले हैं, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। हम सतर्क हैं और हम हर अवैध आप्रवासी को पकड़ेंगे और उन्हें निर्वासित करेंगे। ओडिशा में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए वैध कानूनी स्थिति के बिना रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को ओडिशा में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पहचान की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और सभी जिलों में इसे सावधानीपूर्वक चलाया जाएगा। अमृतसर में अटारी वाघा संयुक्त चेकपोस्ट, फिरोजपुर में हुसैनीवाला और फाजिलिका में सादिक में प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट समारोह आज फिर से शुरू होगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह का स्तर कम कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के सूर्यास्त के समय झंडे उतारने के बाद भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तान रेंजरों के बीच हाथ मिलाने का औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और समेत पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई जिलों में 22 मई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। कुछ हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव हुआ। असम के गुवाहाटी में भी भारी बारिश के कारण डाउन टाउन और रुकमनी गांव क्षेत्र में जलभराव हुआ है। वहीं आज शाम दिल्ली में गरज और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में 24 मई तक आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। छगन भुजबल इससे पहले भी कई बार राज्य में मंत्री पद संभाल चुके हैं और इस शपथ ग्रहण के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुछ नई जिम्मेदारियों का बंटवारा होने की संभावना भी जताई जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे। भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र के एक गांव के पास एक जिंदा पाकिस्तानी गोला नष्ट कर दिया। स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना के बम निरोधक दस्ते ने गोला नष्ट किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नीदरलैंड के दौरे पर हैं। जयशंकर ने हेग शहर में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। भारतीय दूतावास में मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत संबंध बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की।
विदेश मंत्री नीदरलैंड के बाद वे डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में महाराष्ट्र विधानसभा की विभिन्न समितियों के संयुक्त उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान फडणवीस ने कहा कि शासन और प्रशासन को समझने के लिए समितियों से बेहतर कोई प्रणाली नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल के न्यू मार्केट में एक गारमेंट स्टोर में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई नागरिक के भारत में ही रहने के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो दुनिया के हर हिस्से से शरणार्थियों को यहां रहने की अनुमति दे दी जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है समेकित कार्रवाई 2047 तक विकसित भारत के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को आकार देना। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के बारे में एक उच्च स्तरीय पैनल की अध्यक्षता भी करेंगे। उत्तराखंड में चल रहे चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पहुंचना जारी है। 30 अप्रैल को यात्रा शुरू होने के बाद से मात्र 20 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं। सुचारू और सुरक्षित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। चारों धामों में एम्बुलेंस सहित जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सत्रहवीं लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी LIMA 2025 आज से मलेशिया के लंकावी में शुरू होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस प्रदर्शनी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वे इस प्रदर्शनी में भारतीय मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। LIMA 2025 में इस बार डॉर्नियर विमान और भारतीय नौसेना का एक जहाज भी प्रदर्शनी का हिस्सा होंगे, जिसकी ताकत पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ मुरगांव बंदरगाह पर तटरक्षक पोत पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में लोक शिकायत सुनवाई के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी। जनपद में देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे के अवरुद्ध के कारण यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। हाईवे सुचारू करने के लिए NHAIDCL को निर्देश दिए गए हैं। ओडिशा के पुरी से भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार भारत की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और जिस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने दिखाई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार को श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को राजस्थान में अग्रिम इलाका लोंगेवाला का दौरा किया। उन्होंने सैनिकों से बातचीत की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में उनकी अनुकरणीय भूमिका के लिए बधाई दी। अधिकारियों ने बताया कि जनरल द्विवेदी ने भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय में की गई संयुक्त कार्रवाइयों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देश भर में अमृत भारत स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे और इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा गोरखपुर लूप लाइन रेलखंड का बलरामपुर एक प्रमुख स्टेशन है। AI सेवा क्षेत्र की नई कंपनी और अगली पीढ़ी की AI सेवा कंपनी RVAI ग्लोबल ने अपने आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी का ध्येय वैश्विक कंपनियों को AI आधारित संगठनों में बदलना है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार के जेम पोर्टल ने प्रवेश संबंधी बाधाओं भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, विशेष रूप से छोटे शहरों में हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त और उन्नत बनाया है। जेम का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में अपने सालाना कारोबार को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए करना है। पीयूष गोयल ने कहा कि जेम ने ईमानदार व्यवसायों को अधिक अवसर दिए हैं और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2024 से 25 में 106 लाख टन से अधिक बढ़कर लगभग 1700 लाख टन हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5% पर पहुंचने की उम्मीद है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी खरीफ की फसल की बुआई से पहले किसानों को नई तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए 15 दिवसीय अखिल भारतीय अभियान की घोषणा की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की शोध टीम ने सुपरफास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है, जो केवल 6 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है और 3000 से अधिक चार्ज साइकिल्स तक चल सकती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2025 का समापन शानदार तरीके से किया है और इस दौरान एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मार्च 2025 में रिकॉर्ड 65.74 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती निर्यात उपस्थिति के कारण भारत का ऑर्थोपेडिक और कार्डियक इम्प्लांट सेक्टर वित्त वर्ष 2028 तक 4.5 से $5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सहित 8 देशों के लगभग 93% इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि AI को पूरी तरह से इंटीग्रेट करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी और वे बढ़त हासिल करेंगे। भारत ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए बीते कुछ समय में कई जरूरी कदम उठाए हैं और इससे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैश्विक निवेशकों के लिए तेजी से आकर्षक बना रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और AI के क्षेत्र में 30 से अधिक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अब तक 28 करोड़ रुपए का निवेश किया। ब्राजील में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक में समूह ने दुनिया में जीवाश्म ईंधन प्रदूषण को कम करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार नई दिल्ली निश्चित रूप से 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्रयास करेगी। फैशन क्षेत्र की ऑनलाइन खुदरा विक्रेता मिंत्रा ने मिंत्रा ग्लोबल की शुरुआत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा है। भारत के बाहर डायरेक्ट टू कंज्यूमर का ये पहला विस्तार है। भारत की GDP ग्रोथ वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 6.9% रहने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने अपना नया ऐप स्फेरल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है और ये ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन स्टेटस और खाना ऑर्डर करने तक की सभी सेवाएं एक ही जगह पर देगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज अमेरिकी दौरे का अंतिम दिन है और दौरे के बीच भारत अमेरिका के बीच जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बन सकती है। अभी तक की वार्ता के बाद दोनों पक्ष काफी बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए समान
बाजार उपलब्धता से लेकर समान अवसर सुनिश्चित करना चाहता है। भारत चाहता है कि उसके पेशेवर व उच्च तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को अमेरिकी बाजार में समान रूप से अवसर उपलब्ध हों। मौजूदा वक्त में अमेरिका भारतीय बाजारों में अधिक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि भारत अपने उत्पादों पर शुल्क कम करना चाहता है। वहीं भारत की कोशिश है कि उसके उत्पादों की अमेरिकी बाजार में पहुंच सुनिश्चित हो, जिससे भारतीय युवाओं को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सके। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने कहा है कि तेजी से बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत होना है। भारत में 2024 में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बिक्री में 20% का उछाल दर्ज किया गया है। इसी के साथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत को लगातार दूसरे साल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना गया है, जो चीन से भी आगे बना हुआ है। रिलायंस पावर ने भूटान की कंपनी ट्रूक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है। यह प्रोजेक्ट 500 मेगावाट का होगा और इसकी कुल लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए होगी। रिलायंस पावर ने बताया है कि यह सोलर प्रोजेक्ट भारत भूटान आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा। कंपनी ने कहा है कि रिलायंस ग्रुप अपनी साफ ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कनाडा में आज से G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों की बैठक होगी आयोजित और यह बैठक 22 मई तक चलेगी। ब्रेक्जिट के 5 साल बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 2040 तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में $12 अरब से अधिक धन उत्पन्न होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। रूस और यूक्रेन जंग पर ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई और पुतिन ने इस बातचीत को बहुत अच्छा बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर सही समझौते हो जाएं तो रूस यूक्रेन में युद्ध विराम मुमकिन है। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि वे यूक्रेन के साथ शांति समझौता का मसौदा बनाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के लिए वेटिकन में युद्ध विराम वार्ता करना बहुत बढ़िया होगा और एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दिए गए धन के कारण अमेरिका द्वारा की गई पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बारे में भी बात की। ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों ही समाधान की ओर अग्रसर हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन 3 साल पुराने संघर्ष में तुरंत युद्ध विराम वार्ता शुरू करेंगे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव और उसके सहयोगी यूक्रेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के देशों और ब्रिटेन के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं, जो यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध को समाप्त करने के प्रयास का हिस्सा है। यूक्रेनी नेता ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बैठक जल्द से जल्द हो सकती है और इसकी मेजबानी तुर्की, वेटिकन या स्विट्जरलैंड द्वारा की जा सकती है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप के साथ अपनी शुरुआती कॉल के दौरान उन्होंने युद्ध विराम और रूस पर प्रतिबंधों की आवश्यकता को रेखांकित किया और साथ ही कीव के सहयोगियों द्वारा यूक्रेन के बिना रूस के साथ समझौते पर न पहुंचने के महत्व पर भी जोर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने और कैंसर की हड्डियों तक फैल जाने के बाद दुनिया भर से मिले समर्थन के लिए आभार जताया। ये खबर ऐसे समय में आई है जब पूर्व राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में नए सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्हें आश्चर्य हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रोस्टेट कैंसर के निदान के बारे में जनता को पहले से सूचित नहीं किया गया था। हालिया मीडिया रिपोर्टों में सिंगापुर और हांगकांग में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कोविड-19 मामलों में वृद्धि की बात सामने आई है। 6 दिनों तक चलने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक स्पर्धाओं में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपक टकराव, पैनकेक, सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग शामिल है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में प्रदर्शन खेल
मलखंभ और रस्साकशी भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तटीय शैली के साथ पारंपरिक भारतीय खेलों की झलक मिलेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल से जुड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम के हटने की खबर का बीसीसीआई ने खंडन किया है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैगैया ने कहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से जुड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम के हिस्सा लेने के संबंध में चल रही खबरें काल्पनिक हैं। आईपीएल में प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच आज मुकाबला होगा। दोनों ही टीम की नजरें इस मैच को जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने पर टिकी होंगी। आईपीएल के एक बेहद अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी। लखनऊ के 206 रनों के लक्ष्य को हैदराबाद ने 18.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और कुल 59 रन बनाए। जूनियर विश्व कप तीरंदाजी 2025 प्रतियोगिता का आगाज जर्मनी के सुहल में शुरू हुआ। भारत के राजा ढिल्लो की अगुवाई में 57 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी दल सभी 17 पदक स्पर्धाओं में भाग ले रहा है। भारत की दिया चिताले और यशस्वी घोरपड़े कतर के दोहा में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल 2025 में महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अगले दौर में भारतीय जोड़ी का मुकाबला जापानी की मेवा हारिमोटो और मियो किहारा की जोड़ी से होगा। आज दूसरे दौर में मनिका बत्रा का सामना दक्षिण कोरिया की गा होन पार्क से होगा और पुरुष सिंगल में मानव टक्कर का सामना जापान के तोमोकाजू हारिमोटो से होगा। फ्रांस में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह कांस फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कांस फिल्म महोत्सव में लास्ट एंड फाउंड इन कुंभ के फिल्म निदेशक मयूर पुरी भी पहुंचे। फिल्म फेस्टिवल में हर साल की तरह इस साल भी फिल्मी दुनिया की कई सारी बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा भी अपना जादू बिखेर रहा है। जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म होम बाउंड को कान के 78वें एडिशन में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन के लिए चुना गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन राशि वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।